केंद्र सरकार 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ में शामिल होने वाले रेल यात्रियों की सुविधा के लिए नए विकल्प पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक रेलवे महाकुंभ से लौटने वाले सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए टिकट खरीदने की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। इसके लिए जरूरी औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दरअसल महाकुंभ के 45 दिनों में देश भर के करीब 45 करोड़ लोगों के पहुँचने का अनुमान है। रेलवे का आकलन है कि कुंभ के दिनों का औसत निकाले तो रोज 5 लाख से ज्यादा यात्री सामान्य श्रेणी के कोचों में सफर करेंगे। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने सोमवार को विवादित हिजाब और शुद्धता कानून पर रोक लगा दी है। इसे पिछले शुक्रवार को लागू होना था, लेकिन इसके खिलाफ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते विरोधों के कारण यह फैसला लिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद का कहना है कि यह कानून अस्पष्ट है और इसमें सुधार की जरूरत है। उन्होंने इसके कुछ प्रावधानों पर फिर से विचार करने की बात भी कही है। संसद के शीतकालीन सत्र के 17वें दिन आज सरकार लोकसभा में एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 बिल पेश करेगी। दोनों बिलों को 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश करेंगे। कांग्रेस और शिवसेना ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट पर आपत्ति जताई है। उनके कानून मंत्री आसिफ ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, 1971 की जीत बांग्लादेश की जीत है, भारत इसमें सिर्फ एक सहयोगी था। आसिफ ने अपनी पोस्ट के साथ पीएम मोदी की पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी लगाया है। पीएम मोदी ने सोमवार को ही 1971 की जंग को लेकर एक्स पोस्ट पर पोस्ट किया। उन्होंने जंग में जान गंवाने वाले सैनिकों के बलिदान का सम्मान करते हुए उनके योगदान को भारत की जीत में अहम बताया था। सीरिया में सुन्नी विद्रोहियों ने 8 दिसंबर को राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। इससे ठीक पहले राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस भाग गए। इस घटना के बाद से पहली बार उनका बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि वे कभी भी सीरिया नहीं छोड़ना चाहते थे, वे दुश्मनों से लड़ना चाहते थे, लेकिन ड्रोन हमले शुरू होने के बाद रूसी सेना ने उन्हें वहां से निकाल लिया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल जल्द ही चीन के दौरे पर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक डोभाल का ये दौरा 18 दिसंबर को होगा। इस दौरान वे चीन के विदेश मंत्री वांग के साथ सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों के समाधान पर बातचीत करेंगे। भारत चीन के बीच इस साल अक्टूबर में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सहमति बनी थी। इसके लिए दोनों देशों ने अजित डोभाल और वांग को स्पेशल प्रतिनिधि बनाया था। संविधान पर चर्चा में आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भाग लिया है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब देश में आपातकाल लगाया गया था तब देश को कोई खतरा नहीं था, बल्कि कुर्सी को खतरा था। आपातकाल के दौरान मीसा कानून के तहत हजारों लोगों को जेल में डाला गया था। मीसा कानून का जिक्र कर नड्डा ने मीसा भारती का नाम रखने की वजह भी बताई है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने मीडिया का इस तरह गला घोटा कि इसके विरोध में अखबारों के पन्ने भी खाली छोड़ दिए गए थे। वहीं विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में आज फिर विरोध प्रदर्शन किया। आज विपक्ष ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में अपनी आवाज उठाई और भारत सरकार से मामले में जरूरी कदम उठाने का आह्वान किया। इस दौरान प्रियंका गांधी समेत गौरव ब्रजेंद्र ओला, संजना जाटव सहित विपक्ष के कई सांसद विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। ईवीएम मुद्दे पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन ने कहा कि कांग्रेस ने 2 बार 2004 और 2009 में ईवीएम मशीनों के जरिए ही सरकार बनाई। ईवीएम पर सवाल उठाने वाले सभी कांग्रेस सांसद ईवीएम मशीन के जरिए ही चुने गए हैं। क्या कांग्रेस का मतलब है कि वे अलोकतांत्रिक तरीकों और दोषपूर्ण मशीनों के माध्यम से निर्वाचित हुए हैं? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो वे सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। 3 दिवसीय भारतीय दौरे पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा आज बिहार के बोधगया पहुंचे। यहां महाबोधि सोसाइटी के सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर पहुंचे और भगवान बुद्ध की दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था भी की गई। अमेरिकी फेड के ब्याज दर पर निर्णय से पहले निवेशकों के सतर्क रुख और रिलायंस इंडस्ट्री और HDFC बैंक जैसे ब्लू चिप शेयरों में बिकवाली के बीच मंगलवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स इस दौरान 900 अंकों पर टूट गया है। BSE सेंसेक्स 1617.83 अंक गिरकर 81,130.74 के स्तर पर आ गया है। वहीं NSE निफ्टी 199.75 अंक से गिरकर 24,468.50 के स्तर पर आ गया है।